डियर चिल्ड्रेन और मेरे बच्चों, आज के बीएसटी के क्लास में आप सबों का स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाने का काम किया था संगठन, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग के नाम से जानते हैं। यह है क्या, कैसे बनता है, कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी हमने आपको दिया और इसके अर्थ को बताने का काम किया, इसके परिभाषा को बताया, इसके इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस को बताने का काम किया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इसको भी बताया मैंने, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको भी बताने का काम किया। आज मैं आप लोगों को इसी के साथ में जो कुछ बातें हैं उनको बता रहा हूँ। आज है संगठन के उद्देश्य। संगठन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि संगठन प्रबंध का आधारभूत कार्य है और किसी उपक्रम की आधारशिला भी है। योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए एक व्यवस्था है और सहयोगपूर्ण ढांचा के रूप में भी इसको जाना जाता है। और संगठन ही वह तंत्र है जिसके द्वारा कोई भी व्यवसायी या व्यापारी व्यवसाय का संचालन एवं समन्वय करता है। यह संगठन का प्रबंध में बहुत उच्च स्थान रखता है। जैसे मानव शरीर में हड्डियां ढांचे के लिए अपनी स्थान रखती हैं और महत्वपूर्ण बनाए रखती हैं, तो इन तमाम बातों के आधार पर संगठन के कई उद्देश्य हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जैसे मितव्ययिता उत्पादन। इकोनॉमिक्स के आधार पर भी हम यह कह सकते हैं कि मितव्ययिता का उत्पादन प्रत्येक संस्था का मूल उद्देश्य लागत को कम करना और वृद्धि या उत्पादन को बढ़ाने का काम है। और दूसरे संगठन की तुलना में यह मितव्ययी उत्पादन करे। इससे उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक माल उपलब्ध होता है, जिससे संस्था की विनियोजित पूंजी पर उसे उचित दर से प्रत्याय या रिटर्न प्राप्त होता है।
सेवा भाव, सर्विस मोटिव। समाज के प्रति भी व्यवसाय के बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं जिनका निर्वाह करना होता है। समाज को सस्ती व अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराना और कम से कम मूल्यों का निर्धारण किया जाना ताकि उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण न हो सके। इसलिए आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ समाज की सेवा भी संगठन का कार्य होता है। उत्पादन के साधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना, यानी इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेस। इससे पहले हमने देखा सेवा भाव यानी सर्विस मोटिव। अभी है कि उत्पादन के साधनों का अधिक से अधिक उपयोग यानी इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। उत्पादन के सभी साधन सीमित हैं, इसलिए एक अच्छे संगठन का यह उद्देश्य होना चाहिए या होता है कि वह इन संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करे, समय, श्रम व वित्त सभी का सदुपयोग हो और इनके प्रयोग से किसी प्रकार की लापरवाही अवांछनीय होती है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, क्या है यह संगठन का उद्देश्य है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं, उसी के क्रम में है कि न्यूनतम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना, यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट। व्यापारी न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद करता है। इसके लिए संगठनकर्ता प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता का पूरा उपयोग करता है। इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि उत्पादन बढ़ती है कुशलतम रूप से और कम से कम लागत इसमें आता है। श्रम और पूंजी में मधुर संबंध है, यानी कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। एक अच्छे संगठन में पूंजी और श्रम के मधुर संबंध स्थापित करना, इनमें मतभेद न आने देना और इनमें वर्ग संघर्ष पैदा न होने देना, क्योंकि दोनों ही उत्पादनों के आधार हैं, स्तंभ हैं। इसलिए इन दोनों में मधुर संबंध बनाए रखना भी यह संगठन के उद्देश्य हैं या होते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करना या कराना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। संगठन का दूसरा उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में आपस में तालमेल बैठाना और उनके बीच का जो दूरी है उसको दूर करना और पास ला करके, साथ ला करके, एक साथ बैठा करके उनमें समन्वय स्थापित करना और उनको कार्यभार देना, यही
समन्वय का या संगठन के उद्देश्य हैं। ये हो गया आपका संगठन के उद्देश्य। और संगठन को कई प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं अपने संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और जो कार्य हैं उसको सफलतम रूप प्रदान करने के लिए, यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ एसेंशियल स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात इसके कई प्रकार के विद्वानों ने कई प्रकार से इसको स्थापित करने का काम किया है, और विद्वानों ने यह बताने का कार्य किया है कि एक अच्छे संगठन की स्थापना के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे संगठन बढ़िया से स्थापित हो सके या अच्छा से कार्य करके अच्छा से चल सके। यह जानकारी देने के काम विद्वानों ने किया है जो निम्नलिखित है। कार्य की पहचान एवं विभाजन, या कार्यों को उनके ढंग से अलग अलग विभाजित किया जाना। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, किस आदमी को क्या काम दिया जाए जिससे कि वह काम कर सके वो पूरा, और उसके द्वारा सही से कार्य हो सके। संगठन प्रक्रिया का एक सर्वप्रथम कदम होता है और पूर्व निर्धारित योजनाओं को पहचान करना तथा कार्य का विभाजन करना, और कार्यों का विभाजन भी इस प्रकार किया जाना कि कार्य करने में पुनरावृत्ति न हो तथा काम का बीमा सभी कर्मचारियों में विभाजित हो जाए। दूसरा है विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन अर्थात जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंधकीय क्रियाओं में बांट दिया जाता है तो उनमें से जो क्रियाएं समान प्रकृति की होती हैं उनका साथ समूहन किया जाता है, माने ग्रुपिंग किया जाता है। इस प्रकार का निर्धारण विशिष्टीकरण को सरल बनाने का कार्य करता है। इस समूहबद्ध करने की क्रिया को ही विभागीकरण कहते हैं। जो समूह बनाने का कार्य है उसको ही विभागीकरण कहा जाता है। विभागों की रचना हम कुछ लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। कच्चा माल क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना आदि का कार्य क्रय विभाग को तथा माल का उत्पादन करना, स्टॉक करना, अनुसंधान आदि क्रियाओं को उत्पादन विभाग को, विज्ञापन एवं विक्रय आदि कार्य विपणन विभाग को, ये विभाग और वित्तीय व्यवस्था, लेखांकन एवं पत्र व्यवहार का कार्य वित्त विभाग को सौंपा जा सकता है या जाता है। यही है विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट है कर्तव्यों का आवंटन, निर्धारण। ये क्या है? ये हम क्या पढ़ा रहे हैं कि एक अच्छा संगठन की स्थापना के लिए कौन से कदम उठाए जाएं, वही कदम है ये। कर्तव्यों का आवंटन
यानी असाइनमेंट और अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज। विभिन्न कर्मचारियों को कार्य का आवंटन अथवा निर्धारण अति आवश्यक है। जब एक बार विभागों का निर्माण कर दिया जाता है तो प्रत्येक कार्य को व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी उसके अधीन दे दिया जाता है कि वह कार्य को वही करेगा, उसके अलावा दूसरा को नहीं करने की आवश्यकता है। विभिन्न कार्यों को विभाग के सदस्यों में उनकी निपुणता एवं सक्षमता के आधार पर आवंटित कर दिया जाता है। व्यक्ति को योग्यता एवं कार्य की प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करना प्रभावी निष्पादन के लिए अति आवश्यक है। इसमें यह भी बात को देखना पड़ता है, किसमें देखना पड़ता है, कार्य या कर्तव्य आवंटन का जो कार्य है उसमें यह देखना पड़ता है कि सबसे अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति का ही चुनाव किया जाए, कुशलतम व्यक्ति का चुनाव किया जाए या कुशलतम कर्मचारी का चुनाव करके उसको वह काम सुपुर्द किया जाए, जिससे कि काम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और वो काम अच्छा से हो सके। और संबंध, सूचनाएं और संबंध स्थापित करना, सूचनाएं देना या सूचनाओं का आदान प्रदान करना और संबंध स्थापित करना, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उनके मध्य या उनके बीच संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। इन संबंधों को रिपोर्टिंग रिलेशन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कौन उसका अधिकारी है तथा कौन अधीनस्थ है, माने कौन उसका सुपीरियर है और कौन उसका सबऑर्डिनेट है। यह बात की जानकारी होना जरूरी है। तो कुल मिला के इन तमाम बातों के आधार पर ये जो हम अभी बताए आपको, ये सांगठनिक प्रक्रिया का संगठन के आवश्यक कदम है। जो कदम उठाया गया उसको हमने बताने काम किया और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संगठन को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह कार्य विभाजन, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, विकास, उत्तम प्रशासन तथा सृजनात्मकता का नेतृत्व करती है या कराती है। तो मैंने जैसा कि बताया कि इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने ये सारी बातें बता दी थी। उन सभी बातों को आप बढ़िया से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फेयर कॉपी में उसको नोट कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि फेयर कॉपी बनाइए, अच्छा से उसको पढ़िए। अभी जो मैं बात बताया हूँ उसको देखिए, किताब सब खोलिए, नोट्स को देखिए और उसमें देखिए कि कोई भी टीचर जब आपको कुछ पढ़ाता है तो उस पढ़ाने के बाद आपको यह अवलोकन करना चाहिए कि क्या वह सही है और क्या गलत है, कहाँ पे सर ने सही पढ़ाया, कहाँ पे सर ने गलत पढ़ाया, और उसको बताने का कार्य कीजिए कि हजूर या सर आपने ये बात गलत पढ़ाया है, इसको ठीक कीजिए। लेकिन आप अगर स्वयं नहीं पढ़िएगा तो आपको कैसे जानकारी मिलेगी और कहाँ से मिलेगी कि हमने क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया। उसके लिए पढ़ना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। डिफरेंट किताबों से आपको पढ़ाई जाती है, कोई एक किताब से नहीं उठा के पढ़ा दे रहा है।
तो इसलिए बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़िए, समय नहीं है, लॉकडाउन में घर में रहिए, इसका फ़ायदा उठाइए, इसका समय का बहुत बलवान है, इसका यूटिलाइज कीजिए। नहीं यूटिलाइज कीजिएगा अच्छे कामों में तो इसका परिणाम पूरा गलत होगा और वो अच्छा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।